आवाज़ आ रही है मेरी? एक बार मुझे बताइए चेक करके कि आवाज़ सही आ रही है या नहीं। आ रही है? ठीक है चलिए, तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? हम लोगों ने कल की क्लास में किया था समास। समास हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हमको शब्दावली पढ़ना है। शब्दावली, यहाँ पे ये शब्दावली में क्या चीज़ हमको पढ़नी है? तो यहाँ हमें पढ़ना है कि जब हम जैसे पर्यायवाची, अनेकार्थक शब्द या विलोम शब्द या तत्सम तद्भव शब्द इनको याद करते हैं, तो इनको याद करने में हमको क्या परेशानी होती है, हमें इन्हें याद कैसे करना चाहिए, वो जानना है। दूसरा हमें जानना है कि क्या इनको बनाने का कोई तरीका होता है, अगर तरीका होता है तो वो जानना है। और या फिर कई बार ऐसा होता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें आपस में ऐसा संबंध होता है कि जो हमें समझ में नहीं आता कि इनमें क्या अंतर है, तो इनके बीच में वो अंतर जानना है। तो वही चीज़ आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ शब्दावली में सबसे पहले हम यहाँ पर दो शब्दों में अंतर जानेंगे। एक शब्द पर्यायवाची और दूसरा शब्द अनेकार्थक। आप लोगों के पास ये सीट होगी ही। आपको जानना है कि पर्यायवाची और अनेकार्थक इन दोनों में क्या अंतर होता है। जैसे हम कभी जब किताब में देखते हैं तो हम देखते हैं कि एक शब्द दिया होता है, उसके आगे 4-5 शब्द दिए होते हैं, ये हमारा पर्यायवाची होता है। और उसी तरह से हम अनेकार्थक में भी देखते हैं, इसमें भी शब्द दिया होता है, उसके सामने 4-5 शब्द दिए होते हैं, सेम टू सेम दोनों दिखने में लगते हैं। फिर सवाल उठता है हमारे दिमाग में कि इन दोनों में अंतर क्या है। अगर इन दोनों में कुछ अंतर है तो वो क्या है, अगर अंतर नहीं है तो इनको अलग क्यों लिखते हैं। तो यही चीज़ आज हम यहाँ पर समझेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले पर्यायवाची शब्द के सामने एक पंक्ति लिखिए और यहाँ इस पंक्ति को लिखते हुए हम देखेंगे। तो पर्यायवाची शब्द के आगे आपको पंक्ति लिखनी है। लिखिए पंक्ति। पर्याय का अर्थ होता है बदले में आने वाला। ये मुझको बताइए, सबसे ज्यादा चिढ़ तो ना मुझे इस बात से लगती है कि ये बात समझ में नहीं आती। ये कह रहे कि ऑनलाइन नहीं हो रही, ये रिकॉर्डिंग वीडियो है। मुझे समझ में नहीं आता ऑनलाइन वाली वीडियो कैसी चाहिए आपको, लाइव वीडियो कैसी होती है। मैं आपके यहाँ कमेंट पढ़ूं, आपसे चटियाऊं, पढ़ाऊं ना यहाँ पे? ऐसे चाहिए आपको कि आपके हाँ बोलो जी क्या हाल चाल है फलना ढिमका। आप यहाँ पे बातें बनाने आते हो कि पढ़ने आते हो? हर बात में मुझे ये बात मैंने कितनी बार बोला है कि मुझे इस बात से चिढ़ है, बहुत ज्यादा चिढ़ है कि ऑनलाइन क्लास में इतनी बार समझाया है आप सब लोगों को कि पहले आप बैठ के पढ़ा करो, शब्द उठा के लिख देते हैं ऑनलाइन, ये रिकॉर्डिंग की क्लास। अगर आप लोगों को बैठ के ना यहाँ लाइव में ऐसे ही मुझसे चटियाना है तो भाई इसके लिए मैं ना आप लोगों से माफी चाहूंगी। मैं आप लोगों से ना चैटिंग नहीं कर सकती क्योंकि मेरा उद्देश्य है पढ़ाना और मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि मेरा भी और आपका भी, दोनों का समय ना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कीमती है। ये जो 1 घंटा समय मैंने आप लोगों के लिए निकाला है और आप लोगों ने जो मेरे साथ ये 1 घंटा समय निकाला है, ये इम्पोर्टेंट होना चाहिए। इसमें हम फालतू की इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। इसलिए मेरा काम होता है कि मैं सीधा आते ही ना पढ़ाना शुरू करती हूँ। फिर आप लोगों की जिद रहती है कमेंट चाहिए, कमेंट पे अगर मेरी नजर चली जाती है फिर यही चीज होता है कि पढ़ाने से पहले मूड खराब करना आप लोगों को। मैं सच बता रही हूँ, मैं फिर वार्निंग दे रही हूँ आप लोगों को। अगर आप लोगों को इसी तरह से ना चटियाने वाली चीजों में पढ़ना, मैं लाइव क्लास देना ना बंद कर दूंगी। मैं सीधा क्या ना रिकॉर्ड करके दे दूंगी। जिसको पढ़ना होगा, जिसको लाभ उठाना होगा, जिसको जिंदगी में सफलता चाहिए होगी ना, जिसको सफलता चाहिए होगी, जिसको सिलेक्शन चाहिए होगा, जिसको जॉब चाहिए होगी, वो पढ़ लेगा मेरी क्लास। आप लोग समझते हैं नहीं, क्लास में टाइम चला जाता है, यूं ही लिमिटेड टाइम होता है।
लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास है, फलना, पता नहीं कौन से एंगल से आपको लग रही है यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लास। आते ही पूछा मैंने, बताओ मुझे कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, आप उसका जवाब दे रहे हैं, तब मैं आगे पढ़ाना शुरू कर रही हूँ, फिर भी कह रहे हैं लाइव रिकॉर्डेड क्लास है। हद है। सोच रही थी कि क्लास को जल्दी पढ़ा के ना, क्लास के लास्ट में आप लोगों के कोई डाउट होंगे तो वो डाउट लूंगी, लेकिन आप लोगों का पढ़ना नहीं है, शुरू में मूड खराब करना है। लिख के चलो लिखो, ऐसे ही पढ़ना है ना, साड़े से मुंह से लिखो। यहाँ पे पर्यायवाची शब्द की एक परिभाषा सामने, शब्द लिखिए। इसमें पर्याय का अर्थ होता है बदले में आने वाला। पर्याय का अर्थ होता है बदले में आने वाला। पूर्ण विराम लगाइए, उसके आगे लिखना है जब कोई शब्द किसी दूसरे शब्द के स्थान पर, जब कोई शब्द किसी दूसरे शब्द के स्थान पर प्रयोग किया जाए, जब कोई शब्द किसी दूसरे स्थान पर प्रयोग किया जाए और उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, और उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, उस शब्द को पर्यायवाची कहते हैं। उस शब्द को पर्यायवाची कहते हैं। कहते हैं के बाद पूर्ण विराम लगा के यहाँ पे एक पॉइंट बनाइए और लिखिए इसमें, अर्थात एक वस्तु के कई नाम। अर्थात एक वस्तु के कई नाम। ये वो हिंट है, ये वो तरीका है, ये वो पॉइंट है जिससे आपको अनेकार्थक शब्द और पर्यायवाची में अंतर समझ में आएगा कि दोनों में अंतर क्या है। यानी एक वस्तु के कई सारे नाम, 3, 4, 5, 6, हम अलग अलग नामों से किसी एक ही वस्तु को बुलाते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आप उदाहरण देख सकते हैं, उदाहरण दिया है कमल। कमल को हम अरविंद भी कहते हैं, उत्पल भी कहते हैं, नलिन भी कहते हैं, पुष्कर भी कहते हैं, राजीव भी कहते हैं, सरोज, जलज, नीरज, पंकज, इतने सारे नामों से, और इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम होते हैं। तो हम कमल को कई सारे नामों से जानते हैं और कमल अपने आप में एक फूल होता है। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ पे शब्द दिया चंद्रमा। चंद्रमा के कई सारे नाम, मयंक, मृगांक, सुधाकर, राकेश, इंदु, विधु, शशि, हिमांशु, कलानिधि आदि और भी बहुत सारे नाम हैं इनके। तो चंद्रमा एक है, लेकिन उस चंद्रमा के कई सारे नाम, यही क्या कहलाएगा, चंद्रमा का पर्यायवाची कहलाएगा। पृथ्वी, पृथ्वी एक है लेकिन इसके कई सारे नाम अलग अलग। अब सवाल उठता है कि इतने सारे नाम बनाने की जरूरत क्या थी, तो इतने सारे नाम क्यों बने, कैसे बने। तो आप जानते ही हैं कि जिस तरह से मानव सभ्यता का विकास हुआ है, मानव सभ्यता का अपनी अपनी जगह पर विकास हुआ है और सबने अपनी अपनी सुविधा के अनुसार हर एक वस्तु को एक नाम दिया है। तो यानी हर जितनी भी हमारी बोली, भाषाएं अलग अलग जितनी भी दी हुई हैं, हर अलग अलग बोली में, हर अलग अलग भाषा में उस एक पर्टिकुलर वस्तु को अलग अलग नाम दिया गया। जब हम एक दूसरे के संपर्क में आए तो हमको पता चला, जैसे मान लो कुछ लोग पृथ्वी को पृथ्वी कहते थे,
तो ये लोग उसे पृथ्वी कहते थे। तो वो कहीं और देखा उन्होंने दूसरी जगह, तो दूसरी जगह पृथ्वी को क्षिति कहते हैं। वो कहीं और गए तो वहां पे पृथ्वी को मही कहते थे, मेदिनी कहते हैं कहीं पे। तो यानी कहने का मतलब है अलग अलग बोली, अलग अलग भाषाओं में हम इन वस्तुओं के जो अलग अलग नाम हुए वो हमारे किसके अंदर आए, वो वही सारे, यानी एक ही वस्तु के कई सारे नाम हो गए और हमने उनको एक जगह मिलाकर क्या बना दिया, पर्यायवाची। अब ये वाली बात जानिए कि हमने उनको पर्यायवाची जो यहाँ पे बनाया है, हमारी हिंदी भाषा अपने आप में जो समृद्ध है, हिंदी भाषा कहें या हमारी संस्कृत भाषा कहें, जो ये दोनों भाषाएं अपने आप में जो समृद्ध बनी हैं वो इनके शब्दावली से ही बनी है, क्योंकि इनमें बहुत सारे पर्यायवाची हैं। यानी किसी एक चीज के लिए 10-10, 20-20 नाम रखे गए हैं। ये हमारी भाषा की एक विशेषता है। अब बात करते हैं हम अनेकार्थक शब्द की। पहले इसके बारे में लिख लो, फिर दोनों में आपस में कंपैरिजन करेंगे, दोनों की तुलना करके देखेंगे कि दोनों में अंतर क्या होगा। पहले इसमें एक पंक्ति लिख लो, यहां पर लिखो जल्दी इसमें, ऐसे शब्द जो एक से अधिक अर्थ प्रकट करते हों, ऐसे शब्द जो एक से अधिक अर्थ प्रकट करते हों, अनेकार्थक अथवा अनेकार्थी, अनेकार्थक अथवा अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो एक से अधिक अर्थ प्रकट करते हों अनेकार्थक या अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। और यहाँ पे आपको हिंट लिखनी है, कहलाते हैं के बाद पूर्ण विराम लगा के अगली लाइन से लिखनी है, अर्थात, अर्थात एक वस्तु, एक वस्तु नहीं एक नाम, अर्थात एक नाम की कई वस्तुएं। ठीक है, ये इसकी हिंट हो गई, अर्थात एक नाम की कई वस्तुएं। अब इसमें समझना है आपको, जैसे हमारा उदाहरण दिया है यहाँ पर अंबर। अंबर अपने आप में एक नाम है, ठीक है, अंबर। अंबर यानी कुछ लोग वस्त्र को अंबर कहते हैं, कुछ लोग आकाश को अंबर कहते हैं, कुछ लोग बादल को अंबर कहते हैं, कुछ लोग इत्र को अंबर कहते हैं, कुछ कपास को, कुछ अभ्रक को, और एक प्रकार की नजर उसे भी अंबर कहते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जो अंबर शब्द है इसके कई सारे अलग अलग अर्थ हो गए। मतलब अंबर नाम की कई सारी वस्तुएं हैं, जैसे वस्त्र भी, आकाश भी, बादल भी, इत्र भी, कपास भी, अभ्र भी, नजर भी, ये सब हमारी क्या अलग अलग नाम की, मतलब अलग अलग वस्तुएं हैं, लेकिन इन सबको हम एक ही नाम से पुकारते हैं। तो ये हमारा कहलाता है अनेकार्थक, यानी अनेक अर्थ लिया हुआ शब्द। तो ये जो शब्द है, इस शब्द ने अनेक अर्थ ले रखे हैं अपने अंदर। ऐसे ही अक्षर, अक्षर शब्द के अनेक अर्थ हैं। वर्ण को भी अक्षर कहते हैं, ब्रह्मा को अक्षर कहते हैं, आत्मा को अक्षर कहते हैं, नित्य मतलब हर रोज, प्रतिदिन के लिए मतलब प्रति के लिए, नित्य के लिए अक्षर कहते हैं, सत्य के लिए अक्षर कहते हैं। सत्य क्या होता है? कभी नहीं मिटने वाला। अक्षर का शाब्दिक अर्थ होता है नहीं मिटने वाला। आकाश, इसको भी अक्षर कहते हैं। अब आप यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे इसका जो शाब्दिक अर्थ है ना, वो सब इन सब में छिपा हुआ है। इस तरह से बहुत सारे शब्दों में ऐसे भी आप पता कर सकते हैं कि वर्ण है वो भी नहीं मिटता, ब्रह्मा, ये भी ब्रह्मा अमर ही है ना। उसी तरह से आत्मा अमर है, जो नित्य है या सत्य है वो हमेशा ही रहेगा, आकाश हमेशा ही रहेगा। तो इसका शाब्दिक अर्थ इन सब में आ जाता है। तो आप कह सकते हैं कि एक शब्द और उसके बहुत सारे अर्थ, ये अनेकार्थक कहलाता है। इसी तरह से बेला और अमृत ये सारे आ गए। अब यहाँ पर दोनों के अंदर अब आप ये देखेंगे कि ठीक है, अलग अलग आपने परिभाषा पढ़ी और अलग अलग इनको जानने की कोशिश की, लेकिन एग्जैक्ट ना और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए तो आपके दैनिक जीवन से एक उदाहरण देकर यहाँ पे समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि मान लो हम बात करेंगे यहाँ पर
ये एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति नहीं है, आप ही है, ठीक है, आप हो ये, और आपका नाम है सोनू। आपकी जो मम्मी है वो आपको सोनू कहती हैं प्यार से। आपका जो स्कूल है उस स्कूल में आपका नाम सुरेश है, ठीक है, स्कूल में सुरेश नाम है। और जो आपके दोस्त हैं उन्हें आपका सोनू नाम अच्छा नहीं लगता, ना सुरेश नाम अच्छा लगता, वो आपको बोलते हैं सैम। यानी जो आपकी गर्लफ्रेंड है, अब वो सोनू बोलती है तो उसको बच्चे वाली फीलिंग आती है, सुरेश बोलती है तो उसे बड़ा मतलब बैकवर्ड लगता है, तो नया नाम उसने रख लिया है सैम। अब आपको यहाँ पे ये बात बतानी है कि ये बताइए कि जब इसे सोनू बोला जाए तो यही है, जब इसे सुरेश बोला जाए तो यही है, और जब इसे सैम बोला जाए तो भी यही है। लेकिन इसमें अंतर क्या आ रहा है? अंतर ये हो रहा है कि बस ये स्थान के आधार पर इसके नाम क्या है, अलग अलग हैं, ये एक ही व्यक्ति है। तो हम कह सकते हैं जिस प्रकार से ये व्यक्ति अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जा रहा है, तो ये इसके सब क्या हो गए, पर्यायवाची हो गए। ये क्या हो गए, सोनू, सुरेश, सैम, ये इस व्यक्ति के क्या है, पर्यायवाची हैं। ये व्यक्ति क्या है, अपने आप में एक अकेला ही है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मान लो हमने शब्द लिया था पृथ्वी, तो पृथ्वी का पर्यायवाची क्या हो सकता है, कुछ लोग उस पृथ्वी को क्या कहते हैं, अवनी कहते हैं, ठीक है। कुछ लोग इस पृथ्वी को क्या कहते हैं, मही कहते हैं, ठीक है। कुछ लोग इस पृथ्वी को क्या कहते हैं, क्षिति कहते हैं। तो ये इस तरह से क्या हो गया, हमारा पर्यायवाची हो गया। पृथ्वी के ये सारे क्या हो गए, पर्यायवाची। अब बात करें हम कि अनेकार्थक क्या होता है, तो देखो अनेकार्थक में एक नाम है, एक नाम, ठीक है, एक नाम आ गया, और यहाँ पे हम नाम ही लिख लेते हैं, वो जो नाम लिखना चाहेंगे। तो जैसे मान लो हमने यहाँ नाम लिख लिया सोनू। सोनू अपने आप में एक क्या है, नाम है। अब एक व्यक्ति है यहाँ पर, इसको भी हम क्या कहते हैं, सोनू कहते हैं। लेकिन ये सोनू क्या है, एक गायक है, ठीक है, सोनू निगम है, ये गीत गाता है, इसका काम अलग है, यानी अलग हो गया, ठीक है। एक और व्यक्ति है यहाँ पर, इसका नाम भी क्या है, सोनू है, लेकिन ये क्या है, एक कलाकार है, अभिनेता है, अभिनय करता है, एक्टिंग करता है, तो इसका काम अलग हो गया, ये बिल्कुल अलग हो गया, इससे अलग हो गया, ठीक है। फिर एक और व्यक्ति है, इसका नाम भी सोनू है, लेकिन ये एक डॉक्टर है, मरीजों की देखभाल करता है, तो इसका काम बिल्कुल अलग हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर ये तीनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। नाम तो क्या है, सोनू, इसका नाम भी सोनू है, इसको भी सोनू कह रहे हैं, इसको भी सोनू कह रहे हैं, इसको भी सोनू कह रहे हैं, लेकिन ये तीनों तो क्या है, अलग अलग है ना। तो बस ऐसे ही है, जैसे नाम है आपका अंबर, एक नाम है, कुछ लोग कपास को अंबर कह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कपास को अंबर कह रहे हैं तो अलग वस्तु हो गई। उसी तरह से कुछ लोग आकाश को अंबर कह रहे हैं, ठीक है, उसी तरह से कुछ लोग वस्त्र को अंबर कह रहे हैं। तो ये कपास, आकाश, वस्त्र अलग अलग है ना, ये वस्तुएं अलग अलग हैं, नाम एक ही है। तो यही अंतर है पर्यायवाची, और ये है पर्यायवाची, ठीक है, और ये है अनेकार्थक। समझ गए? अब आपको यह अंतर समझ में आ गया होगा। ये है आपका पर्यायवाची और ये है आपका अनेकार्थक। यानी पर्यायवाची जो शब्द हैं हमारे, एक व्यक्ति, उसके कई सारे अलग अलग नाम, और यहाँ पे एक नाम और उसके कई सारे अलग अलग अर्थ, यानी अलग अलग वस्तुएं। ठीक, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है, दोनों में यही अंतर है, समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर दिया है मुहावरे।
मुहावरे एवं लोकोक्तियां। देखो, आपके एग्जाम में मुहावरे से संबंधित यानी जो मुहावरे होते हैं, मुहावरे या लोकोक्तियां, उनसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और जब आप पढ़ते हैं तो आप मुहावरा पढ़ते हैं और मुहावरे का भावार्थ पढ़ते हैं। आपके एग्जाम में मुहावरे से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछा जाएगा एक मुहावरा देकर और पूछा जाएगा इस मुहावरे का भावार्थ क्या है। 4 ऑप्शन में उसका भावार्थ दिया हुआ होगा, तो आपको चुनना होगा। पहला तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका कि आपको एक भावार्थ दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इस भावार्थ के लिए निम्न में से किस मुहावरे का प्रयोग किया जाएगा। तो और 4 ऑप्शन में आपको 4 अलग अलग मुहावरे या लोकोक्तियां दी होंगी, ठीक है। दूसरा टाइप ये। अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? तीसरे टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, आपको एक वाक्य प्रयोग करके दे देगा और उसमें एक मुहावरे का प्रयोग देगा, मतलब वाक्य में। जैसे मान लो ये कहें कि एक वाक्य बना दिया कि राजू ने सरकारी नौकरी पाने के लिए आकाश पाताल एक कर डाला। अब आकाश पाताल एक कर डाला, इसको अंडरलाइन कर देगा और फिर कहेगा कि इसका भावार्थ बताओ। ये तीसरा टाइप हो गया। एक चौथा टाइप होगा कि जिसमें वो वाक्य लिखेगा और एक भाव देगा उसमें, और उस भाव को अंडरलाइन करके और तब कहेगा कि इसके लिए निम्न में से कौन सा मुहावरा प्रयोग होगा, तो वो आपको चुनना होगा। 4 टाइप। अब 5वां टाइप का कैसा प्रश्न होगा? 5वां टाइप होगा कि एक मुहावरा देगा और आपसे कहेगा कि इस मुहावरे के बदले में आने वाला, यानी जैसा ये मुहावरा है, जिस बात के लिए मुहावरा प्रयोग किया गया है वैसा ही उसके ही जैसा निम्न में से कौन सा मुहावरा होगा, तो आपको उस मुहावरे को पहचानना होगा। तो ये सारी चीज यानी जितनी भी सारे प्रकार हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, वो निर्भर करते हैं कि आपको मुहावरे का भावार्थ आता है या नहीं। पहली चीज मुहावरा आना चाहिए, दूसरी चीज मुहावरे का भावार्थ आना चाहिए। तो अगर ये 2 चीज आपको आती हैं तो फिर आप हर प्रकार का क्वेश्चन कर लेंगे जो मुहावरे और लोकोक्ति से आता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ये मुहावरे और लोकोक्ति जो हैं ये आपके उस सेंस को दिखाते हैं कि आपका आईक्यू लेवल कितना है, मतलब आपके अंदर सोचने समझने की क्षमता कितनी है, इस चीज को वो दिखाते हैं। तो इसलिए हम मुहावरे का प्रयोग करते हैं। तो चलो अब यहाँ पे हम समझेंगे। तो ये तो था एक ऑब्जेक्टिव टाइप के स्टूडेंट के लिए कि मुहावरे कैसे आते हैं। अब बात करेंगे सब्जेक्टिव एग्जाम की। तो जिन लोगों का सब्जेक्टिव एग्जाम होता है उनसे कैसे पूछा जाता है? पूछ लेगा मुहावरे क्या होते हैं, परिभाषा बताइए, परिभाषा का जिक्र करते हुए उदाहरण समझाइए। ऐसे आ सकता है, तो आपको लिखना पड़ेगा फिर सारा तरीका जैसे यहाँ पे दिया इस तरह से। तो 10-12 के स्टैंडर्ड में आपसे इस तरह से पूछा जाता है। फिर जब आप यूपी पीसीएस या पीसीएस या जुडिशरी या एमपी पीसीएस वहाँ देखते हैं तो वहाँ भी 2 नंबर में इस तरह का आ जाता है लिखने के लिए कि मुहावरे समझाइए, उदाहरण सहित समझाइए, मुहावरे किसे कहते हैं या लोकोक्ति किसे कहते हैं। या इनमें अंतर आ जाता है, अंतर पूछ लिया जाता है कि मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर क्या है। तो ये चीज हम यहाँ पर पढ़ेंगे, समझेंगे कि मुहावरे क्या होते हैं, इनका वाक्य प्रयोग कैसे होता है और लोकोक्ति क्या होती है और इनमें में अंतर क्या है। चलो, तो यहाँ पे मुहावरे में लिखिए, पहले एक पंक्ति लिखिए मुहावरे के सामने। लिखिए, जो वाक्यांश अपने शब्दार्थ, जो वाक्यांश, वाक्यांश का मतलब होता है वाक्य का टुकड़ा, पूरा वाक्य नहीं होता, आधा अधूरा होता है, ठीक है, वाक्य का टुकड़ा। जो वाक्यांश अपने शब्दार्थ को ना बताकर, जो वाक्यांश अपने शब्दार्थ, जो वाक्यांश अपने शब्दार्थ को ना बताकर कोई विशेष अर्थ बताए, कोई विशेष अर्थ बताए, उसे मुहावरा कहते हैं। जो वाक्यांश अपने शब्दार्थ को न बताकर कोई विशेष अर्थ बताए उसे मुहावरा कहते हैं। पूर्ण विराम लगा दीजिए।
उसे मुहावरा कहते हैं। चलो, लिखा आपने। अब देखिए, यहाँ पे हमारा दिया है कुछ पॉइंट हैं मुहावरे के बारे में, वो समझ लीजिए। जैसे देखो, मुहावरा एक अरबी शब्द है। अगर आपके एग्जाम में यहाँ पे प्रश्न आ जाए कि मुहावरा किस भाषा का शब्द है, तो आपको बताना होगा कि किस भाषा का है, अरबी शब्द है, अरबी भाषा का। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में लोकोक्तियाँ होती हैं, हिंदी में मुहावरे नहीं थे। मुहावरे अगर हम देखें जो आए हैं, बाद में आए, बने हैं ये, तो ये अरबी भाषा का शब्द है मुहावरा। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखिए, मुहावरे में काल, वचन तथा पुरुष के अनुरूप परिवर्तन हो जाता है। अब ये अंतर है, ये लोकोक्ति से कैसे अलग है, ये अंतर यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। तो वो आप यहाँ पे समझ लीजिए कि जो मुहावरा होता है उसमें काल, वचन तथा पुरुष के अनुरूप परिवर्तन हो जाता है। इसका मतलब लोकोक्ति में परिवर्तन नहीं होता है। अब ये वाली बात कैसे समझेंगे कि काल, वचन और इन सब में परिवर्तन हो जाता है? तो जैसे आपने मुहावरा देखा होगा, मान लो जैसे यहाँ पे उदाहरण में दिया है कि जहर का घूंट पीना। तो ये जो पीना शब्द दिया है ना, इस पीना शब्द में काल के आधार पे परिवर्तन हो जाएगा कि भाई वो घूंट पिएगा, या वो घूंट पीता था या पीता है, इस तरह से मतलब उसमें परिवर्तन हो जाता है लास्ट में जब हम इस वाक्य का प्रयोग करते हैं। तो इसके कहने का मतलब ये है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, मुहावरे के साथ जुड़े शब्द कभी नहीं बदलते। यहाँ पे ध्यान देना है कि जैसे मुहावरे में दे दिया ना, यहाँ पे दिया है जहर का घूंट पीना। तो जैसे यहाँ जहर शब्द दिया है ना, तो ऐसा नहीं कि आप इसे ऐसे कर दो कि आपने पढ़ा जहर का घूंट पीना, फिर आप कहो चलो जहर की जगह मैं विष शब्द लगा दूं कि विष का घूंट पीना। तो ऐसा परिवर्तन नहीं होता है। जो मुहावरे हमारे चले आ रहे हैं उनको ज्यों का त्यों रखते हैं, तो यानी जुड़े हुए शब्द कभी नहीं बदलते। अब आपके एग्जाम में कई बार क्या करता है, यहाँ से ऐसा भी प्रश्न दे देता है, रिक्त स्थान में जो रिक्त स्थान भरो वाला ऑप्शन आ जाता है ना, उसमें दे देता है आपसे दिएगा ऐसा मुहावरा, और ये जहर के स्थान पर डॉट डॉट कर देगा, यानी रिक्त स्थान दे देगा, का घूंट पीना, और ऑप्शन में एक जगह जहर, एक जगह विष, है ना, और इससे दूसरी जगह पॉइजन, ऐसे कुछ लिख देगा अलग अलग नाम। तो मुहावरे में जैसा जो शब्द प्रयोग होगा वो उसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपके इस तरह का भी प्रयोग इसमें आ जाता है इस पॉइंट के आधार पर। तो जो आपके रिक्त स्थान पूछे जाते हैं वो भी इन्हीं सब में से होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये बात समझ में आई। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, मुहावरे का प्रयोग वाक्य में भाव के स्थान पर रखा जाता है। लोकोक्ति और मुहावरे में इनके वाक्य प्रयोग करते समय आपको अंतर समझ में आना चाहिए। जो मुहावरे होते हैं वो कोई भी जो घटना है, कोई भी जो भाव है, उसको हटाकर मुहावरा रख दिया जाता है और सीधा सीधा हमें समझ में आ जाता है। लेकिन जो लोकोक्ति होती है उसमें भाव भी होता है, जो घटना है उसका जिक्र होता है, और लोकोक्ति भी होती है। तो दोनों में ये अंतर है, एक बिग अंतर है इनके वाक्य प्रयोग करने में। तो ये जो यहाँ पे कहा है ना कि भाव के स्थान पर रखा जाता है, इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण दिया है और उस उदाहरण से इसको समझेंगे कि कैसे हमारा भाव इसमें आता है। अभी लिखना नहीं है आपको, लिखा हुआ है ये आपके सामने, बस आपको इस बात को समझना है। और जो आपके मुहावरे दिए हुए हैं उन पे फिर उनको अभ्यास करना है। तो देखो, जैसे यहाँ पे दिया एक मुहावरा हमने लिया, जहर का घूंट पीना। अब अगर आपसे पूछा जाए कि जहर का घूंट पीने का भावार्थ क्या है, तो आपको यहाँ समझ में आता है कि जहर का घूंट पीने का भावार्थ होता है अपमान सहकर चुप रहना। ये इसका भावार्थ है, मतलब ये सेंस लिया गया इससे। अब हम वाक्य प्रयोग करते हैं। मान लो हमने मुहावरे का वाक्य प्रयोग किया, तो मुहावरे का वाक्य प्रयोग कुछ इस तरह से होता है कि जैसे हमने लिया कि आज तो रमेश बाजार में जहर का घूंट पी कर रह गया। कुछ घटना घटी होगी तो वो जहर का घूंट पी कर रह गया। तो इसमें भाव क्या था, ये देखिए। भाव ये था कि अगर हम इसमें मुहावरे का प्रयोग ना करते अगर, तब हम वाक्य कैसे लिखते? तो हम वाक्य लिखते कि आज तो रमेश बाजार में अपमान सहकर चुप रह गया। तो यहाँ पे ये जो लिखा है ना, अपमान सहकर चुप रह जाना, इस भाव की जगह पर हमने इस मुहावरे का प्रयोग किया। समझ गए? तो ऐसे मुहावरे में वाक्य प्रयोग होता है, भाव की जगह पर मुहावरा रख दिया जाता है। जैसे एक और उदाहरण मैं आपको बताऊं,
मान लो हमने कहा कि जैसे आपका कोई मित्र है और वो मित्र कई वर्षों बाद आपके पास आया है और आपने बहुत बार कोशिश करी कि वो मिल ले लेकिन वो नहीं मिल पाया किसी कारण से, और आज आपसे कई वर्षों बाद आपसे मिला है। तो आप क्या बोलते हो? अरे भाई आप तो ईद का चांद हो गए हो। तो उसने क्या कहना चाहिए था कि अरे भाई आप तो कभी कभी मिलने वाले हो गए हो, या आप तो बहुत दिनों बाद मिले हो, ऐसा कुछ वो भाव बोलना चाह रहा था। लेकिन उसने क्या बोला? अरे भाई आप तो ईद का चांद हो गए हो। मतलब भाव को हटाकर क्या रख दिया? मुहावरा, ईद का चांद होना। और ईद का चांद क्या मतलब? कभी कभी दिखाई देना, यह अर्थ हो गया इसका। तो इस तरह से आप भावे जो हमारे मुहावरे हैं उनका प्रयोग करते हो। जैसे दूसरा उदाहरण देख लें। दूसरा उदाहरण दिया है कि आकाश पाताल एक कर डालना। अब ये वाक्य यहाँ पे जिसका भावार्थ है सारे प्रयास कर डालना, मतलब हम सारे प्रयास कर लें। तो देखो कैसे हमने यहाँ पर वाक्य प्रयोग किया है और उसका भावार्थ यहाँ पे बनाने की कोशिश की है, यानी इनको अलग कैसे मैंने दिखाया है कि जैसे मान लो हमने वाक्य प्रयोग करते हैं आकाश पाताल एक होने को, वाक्य बनाते हैं कि मैंने सरकारी नौकरी पाने के लिए आकाश पाताल एक कर डाले। ठीक, तो यहाँ पे हमने वाक्य प्रयोग किया कि मैंने सरकारी नौकरी पाने के लिए आकाश पाताल एक कर डाले, मतलब सारे प्रयास कर डालना। तो सारे प्रयास कर डाले, तो अगर हम ये मुहावरा ना प्रयोग करें तो हम कैसे बता सकते हैं इस वाक्य को कि मैंने सरकारी नौकरी पाने के लिए सारे प्रयास कर डाले। तो हमें यहाँ पता चलता है कि सारे प्रयास कर डालने के स्थान पर हमने इस मुहावरे का प्रयोग किया है। तो ये हमारा मुहावरे का वाक्य प्रयोग होता है। तो ये मुहावरे से संबंधित चीजें थी हमारी। अब जो आपकी शब्दावली की बुक है जिसमें शब्दावली दी गई है, तो वहां पर उस बुक में आपके मुहावरे दिए हुए हैं। और वो किस तरह से दिए हैं? वो कुछ इस तरह से दिए हैं, ये मुहावरा लिखा है और मुहावरे का भावार्थ है। हालांकि जो आपकी शब्दावली है, शब्दावली जो आपकी हर दिन आएगी, जो मैं करवा रही हूँ इसको, शब्दावली का एक्सप्लेन जब मैं करवाऊंगी तो उसमें मुहावरे भी आपको ऐसे समझा दूंगी, मदद करूंगी कि आप कैसे उसको याद कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, ये चाहे वो पर्यायवाची हो, चाहे वो विलोम शब्द हो, चाहे वो मुहावरे, लोकोक्तियां, समश्रुति, भिन्नार्थक शब्द, चाहे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशज शब्द, जितने भी प्रकार के आपके यहाँ पर शब्द हैं, वो सारे शब्द आप लोगों को स्वयं याद करने होंगे। मैं सिर्फ उनका अर्थ बता सकती हूँ, थोड़ी सी मदद कर सकती हूँ, थोड़ी सी हिंट दे सकती हूँ आपको, पर याद तो आपको करना होगा। ठीक है, तो इसलिए याद रखिए, याद करना है हर दिन। देखो सेट बना के दिए हुए हैं आपको बुक में, इतने सुंदर तरीके से दिए हैं ताकि आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आए और आपको अच्छा लगे कि भाई आज मैंने सेट 1 पढ़ लिया और आज मैंने सेट 2 पढ़ लिया, आज सेट 3 पढ़ लिया। इस तरह से आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं। तो बहुत बेहतरीन बुक आपको बनाई गई है और उसको अच्छे से पढ़िए। अब देखिए यहाँ पर जैसे दिया है अंग अंग फूले न समाना। तो अंग अंग फूले न समाना मतलब आनंद विभोर होना। जैसे दूसरा मुहावरा दिया है उल्टी गंगा बहाना, तो परंपराओं के विपरीत कार्य करना, ये इनका भावार्थ है। और भावार्थ को एक बात ध्यान रखिए कि अगर शब्द टू शब्द यानी बिल्कुल जैसे लिखा है बिल्कुल वैसा का वैसा ही अगर पेपर में ना आए तो घबराना नहीं है, क्योंकि भावार्थ सबका अलग अलग हो जाता है, शब्द बदल सकते हैं। जैसे मान लो हमने कहा कि परंपराओं के विपरीत कार्य करना, कहीं पर किसी किताब में ये ऐसा लिखा हो सकता है या पेपर में ये ऐसा लिखा हो सकता है कि परंपराओं के उल्टे काम करना, यानी परंपराओं के उल्टे कार्य करना या उल्टी तरह से कार्य करना या परंपराओं को ना मानना, उनका विरोध करना, मतलब इस तरह से आपको भाव समझना होगा कि इसमें भाव क्या है, कि परंपराओं के विपरीत कार्य करने वाला जो भाव है वो इसमें है। तो ऐसे आपको इसका भाव समझना है। जैसे दिया है काठ का उल्लू, तो काठ का उल्लू का दिया है महामूर्ख। अब आप इसको कैसे समझेंगे, एक कई बार इसके आपके एग्जाम में इसके साथ ना ये आया है कि मूर्ख होना, मूर्ख होना एक ऑप्शन में दिया, दूसरे ऑप्शन में महामूर्ख होना। तो इन दोनों में आपको थोड़ी सी सावधानी समझनी है कि यहाँ पे दिया है जैसे एक तो उल्लू, तो उल्लू का मतलब लोग नॉर्मली लगाते हैं मूर्ख होने से, और काठ, काठ का मतलब है यहाँ पर लकड़ी। एक तो उल्लू और उसमें भी लकड़ी का मतलब एक तो मूर्ख है और मूर्ख में भी महामूर्ख है ना। तो इस तरह से कुछ चीजें हमें याद करनी होंगी, इनके भावार्थ से हम याद कर लेंगे। तो ये आप कर सकते हो। ऐसे ही आपके ये उदाहरण दिए हुए हैं इनको, ये तो यहाँ तो 2-4 ही उदाहरण दिए। तो जो आपकी शब्दावली वाली बुक है
उसमें ये आपको दिए हुए हैं, कम से कम आपके 10-12 सेट हैं, वो आप आसानी से याद करिए। उसमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी हैं कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं, उनका अभ्यास करिए, ठीक है। चलिए अगला लोकोक्ति। लोकोक्ति के आगे लिखिए एक पंक्ति, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। देखो, लोकोक्ति शब्द लोक प्लस उक्ति से मिलकर बना है। लोक मतलब समाज, उक्ति माने कथन। जो समाज में किसी घटना से बने हुए कथन हैं उन्हें हम लोकोक्ति कहते हैं, या जो हमारे समाज में कथन चलते चले आ रहे हैं। तो चलिए इसमें लिखिए, वाक्य प्रयोग करिए इसमें, वाक्य प्रयोग नहीं, इसमें आप परिभाषा लिखिए इसकी। लिखिए, इतिहास में घटी किसी घटना के, इतिहास में घटी किसी घटना के सार को व्यक्त करने वाली उक्ति। इतिहास में घटी किसी घटना के सार को व्यक्त करने वाली उक्ति। और ब्रैकेट में लिखिए पंक्ति। ब्रैकेट बंद कर लीजिए। को लोकोक्ति कहते हैं, को लोकोक्ति कहते हैं। इतिहास में घटी किसी घटना के सार को व्यक्त करने वाली उक्ति। देखो, होता क्या है, जैसे मान लो पहले प्राचीन समय में कोई घटना ऐसी घटी होगी और उस घटना को एक पंक्ति में पिरोकर उसका एक वाक्य बना दिया, और फिर जब कभी भी उसके जैसी घटना कोई घटी तो उस पे उदाहरण दे दिया कि तुम तो भाई ऐसा काम कर रहे हो जैसा कि वो हुआ था। तो लोकोक्ति में यही होता है। अब देखो इसमें अंतर आपको जो मुहावरे से अंतर क्या है इसमें। सबसे पहले हमने जाना कि मुहावरा जो हमारा शब्द है वो अरबी भाषा का है, तो ये लोकोक्ति हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है। आपसे पूछ सकता है लोकोक्ति किस भाषा का शब्द है। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है लोकोक्ति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब मुहावरे में हमने पढ़ा था कि लिंग वचन काल का उसमें परिवर्तन हो जाता है, लेकिन लोकोक्ति में जैसी लोकोक्ति आती है वैसे की वैसी ही प्रयोग में आती है। मतलब उसको वैसा ही हमें वाक्य प्रयोग में रखना होता है, उसमें कोई परिवर्तन हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि लोकोक्ति स्वतंत्र रूप में प्रयोग होती है। मतलब उसको भाव के स्थान पे हम नहीं रखते हैं, उसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, वाक्य के अंदर वो अपने आप पूरा स्थान अपना लेती है। नेक्स्ट पॉइंट है लोकोक्ति में वाक्य प्रयोग करते समय पहले घटना का वर्णन होता है और फिर लोकोक्ति का वर्णन होता है। तो हम इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करते हैं कि पहले तो हम उस घटना को बताते हैं जो घटना घटी है, फिर उसके बाद हम उस लोकोक्ति का उदाहरण देते हैं उसमें कि ये तो उसके जैसी कहानी है जैसा कि वहां हुआ है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक लोकोक्ति हमने ली है, इसका वाक्य प्रयोग हम करके देखेंगे। जैसे देखो वाक्य यहाँ पे लोकोक्ति है, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो परखने वाले का क्या दोष। तो देखो ध्यान देना कि यहाँ पे जो भावार्थ होता है वो लगभग लोकोक्ति के जैसा ही होता है, या हम उसे अच्छे से समझ लेते हैं। लोकोक्ति में हमें भावार्थ समझ में आ जाता है आसानी से। जैसे कहा है कि जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो परखने वाले का क्या दोष, कि भाई जब अपनी ही चीज में दोष है तो फिर कोई दूसरा आके अगर उसकी बुराई कर रहा है तो फिर हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि हमारी ही खुद की वस्तु में दोष है। तो यहाँ यही लिखा है कि अपनी ही दोषपूर्ण वस्तु की निंदा को सुनना, और निंदा को सुनना ही नहीं, सिर्फ सुन के चुप बैठना पड़ता है। तो इसमें वाक्य प्रयोग करते हैं। जैसे लिखो, यहाँ से आप वाक्य प्रयोग करिए और लिखिए इसमें। लिखिए, राहुल जब सुनील की बुराई सुनता है, राहुल जब सुनील की बुराई सुनता है तो उसे बड़ा गुस्सा आता है, तो उसे बड़ा गुस्सा आता है। कॉमा, पूर्ण विराम नहीं लगाना, कॉमा लगाना है।
उसे बड़ा गुस्सा आता है, किंतु वह ये सोचकर चुप हो जाता है, किंतु वह ये सोचकर चुप रह जाता है कि जब अपना ही सिक्का खोटा हो। वो यह सोचकर चुप रह जाता है कि जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो परखने वाले का क्या दोष। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो परखने वाले का क्या दोष। देखो यहाँ पे भावार्थ जो आप वाक्य प्रयोग होता है लोकोक्ति का, ये थोड़ा लंबा होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आपके यूपीपीसीएस या यूपीएससी में मुहावरे और लोकोक्तियाँ आते हैं वाक्य प्रयोग के लिए, तो वो बराबर मात्रा में होते हैं। जैसे 10 मुहावरे और लोकोक्तियाँ आते हैं तो 5 मुहावरे होते हैं और 5 लोकोक्तियाँ होती हैं, यानी ताकि आपको बिल्कुल जैसे उन दोनों में अंतर है वो चीज़ आप अंतर लेके ही उसका प्रयोग करें। अगर दोनों एक जैसे होते तो कुछ भी दिया जा सकता था, सिर्फ लोकोक्ति दी जा सकती थी, सिर्फ मुहावरा दिया जा सकता, लेकिन दोनों को अगर आधा आधा दिया जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो आपको आपके दिमाग में जो मतलब आपका जो टैलेंट है वो दोनों में चेक करना चाह रहा है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है। लोकोक्ति जो है उसका वाक्य प्रयोग थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लंबा। कारण क्या है इसका? क्योंकि उसमें भावार्थ भी देना होता है और लोकोक्ति भी लिखनी होती है, उसको भी एडजस्ट करना होता है। जैसे देखो, मान लो अब हम दूसरा उदाहरण देते हैं। अब आपकी लोकोक्ति भी इसी तरह से लिखी हुई है और शब्दावली में दी हुई हैं स्पष्ट रूप से, तो वहां भी आपको पढ़ना होगा, याद करना होगा। अब जैसे देखो यहाँ दिया है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। अब ये पंक्ति यानी ये लोकोक्ति है कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। तो यहाँ इसका भावार्थ दिया है कि उच्च काम को ये छोड़कर लिखो, ऐसे लिखो या इसको कट कर दो, छोड़कर। उच्च काम को छोड़कर निम्न काम में लगना, तो ये उसका भावार्थ है। कहने का मतलब ये है कि किसी उच्च काम को छोड़कर निम्न काम में लग गए। जैसे मान लो हम कह सकते हैं कि मैं मुखर्जी नगर आया तो था यूपीएससी की तैयारी के लिए, लेकिन यहाँ का कंपटीशन देखकर मैं यूपीएसआई की तैयारी में लग गया हूँ। ये तो वही हुआ, आए थे हरि भजन को ओटल लगे कपास। मतलब कम से कम एक छोटी जॉब तो मिल जाए पहले, ठीक है। तो इस तरह से ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको शब्दावली की बुक दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो आपकी शब्दावली की बुक है एक आपके पास मैंने दी हुई है, और इस बुक में आपको मुहावरे और लोकोक्तियाँ मिले हुए हैं। पेज नंबर मुहावरे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, और ये पेज नंबर आपका कौन सा होगा देख लीजिएगा, शायद 64 के करीब या पेज नंबर है ये आपका, ठीक है। तो जो शब्दावली की बुक है, यानी जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जिनके क्वेश्चन होते हैं उनके लिए ऐसे ही उनको ऐसे पढ़ना है। जैसे अभ्यास सेट 1 दे रखा है, इसमें सारे मुहावरे दिए हैं, 2 में दिए हैं, ये वही आपका डेली के लिए दिया है, यानी दिन के हिसाब से आप कितना याद कर सकते हैं। तो ये मुहावरे हैं, इसमें सबका यहाँ भावार्थ दिया है, ये इतने हैं। और मुहावरे में हमारा जो है टोटल सेट 14, 16, 17 हमारे सेट हैं मुहावरे के। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे लोकोक्तियाँ दी हैं, तो लोकोक्तियाँ का यहाँ पे भावार्थ दिया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव एग्जाम वाले छात्रों की। तो जिनका सब्जेक्टिव एग्जाम है, तो जो ऊपर मैंने आपको अंतर बताया इसमें, जो अभी मैं बता रही थी कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ, वो तो शुरुआती अंतर है। अब उनका जो काम रह जाता है जिनको सब्जेक्टिव, उन्हें इन हर किसी को ना वाक्य प्रयोग करके अभ्यास करना है, तो वो यहाँ पे नहीं है।
वाक्य प्रयोग करके अभ्यास करने वाला पॉइंट इसमें नहीं है। तो उसके लिए मैं अलग से मुहावरे और लोकोक्ति के लिए कि जिसमें हम दे सके कम से कम 100-150 या जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हमारे आए हुए हैं और उनमें जो पूछे गए कि इनका वाक्य प्रयोग कराओ, तो उनका वाक्य प्रयोग करवा के सबका उसकी अलग से क्लासेस मैं वहाँ पर दे दूंगी। हालांकि मैं ये कहूँगी कि वो उन क्लासेस के भरोसे रहने से ज़्यादा अच्छा है कि आप स्वयं वाक्य प्रयोग करके देखिए और जैसे मैंने तरीका बताया है वैसे करिए, और नहीं तो मैं कोशिश करूँगी कि भाई आपके दिमाग में रहेगा कि हम सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं कुछ वाक्य प्रयोग करवा के आपके लिए अलग से मतलब ऐसी क्लासेस बनवा दूंगी, तो वो आप वहाँ पे ले सकते हैं। अभी फिलहाल देखो, वाक्य प्रयोग करने से ज़्यादा जरूरी है आपको इसका भावार्थ आना। तो सबसे पहले आप भावार्थ सीखिए। वाक्य तो फिर भी आप जोड़ तोड़ करके कहीं ना कहीं फिट कर देंगे, अगर आपको भावार्थ नहीं पता तो आप वाक्य प्रयोग भी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए सबसे पहले मुहावरे हों, लोकोक्तियां हों, उनका भावार्थ आपको सीखना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए, ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई। तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ, तो इनको आपको याद करना है जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। तो आज मैं आपको इतना ही करा रही हूँ क्योंकि अगला पॉइंट है हमारा तत्सम तद्भव। अगर हम तत्सम तद्भव करने बैठेंगे तो फिर हमें कम से कम आधा पौन घंटे चाहिए। तत्सम तद्भव में हम जानेंगे कि हमारा तत्सम तद्भव कैसे अलग होता है और इनकी पहचान हम कैसे करेंगे। हमारे एग्जाम में आता है, हमारे लिए थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, तो उसी को हम टफ को सरल करेंगे, और सरल नहीं बहुत ही सरल करेंगे, तो वो हम कल की क्लास में देखेंगे। तो आज जो मैंने आपको सिखाया समझाया वो आपको सीखना है। अब जब यहाँ पर PDF खोल ही दी है तो चलो लगे हाथ, आपको यहाँ पर पर्यायवाची और विलोम शब्द भी दिखा देती हूँ जो यहाँ पर दिए हुए हैं। ये तो आपको पता चला कि ये आपके क्या हैं, मुहावरे हैं, यानी मुहावरे और लोकोक्तियाँ। अब देखो, ये बुक आपके पास है ना, ये सारे प्रश्न हैं, जैसे अनेकार्थक के प्रश्न दिए। अच्छा, अनेकार्थक के लिए मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ, हिंट। मान लो आपको ऐसा लगे कि मैम अनेकार्थक हमें याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ये मेरे अपनी क्लास के छात्रों के लिए है, ये सीक्रेट है, बताना मत, ये राज। ये अनेकार्थक शब्द ही ऐसे होते हैं जो अक्सर छात्रों के गलत होते हैं। अक्सर छात्र इसको छोड़ देते हैं, पर आपके गलत नहीं होने चाहिए। आपको कैसे जानना है, यहाँ जो जितने भी प्रश्न दिए हैं ना, ये सारे प्रश्न, ये 60 के करीब प्रश्न हैं, ये सारे प्रश्न रट लेना, और इनके ऑप्शन भी जैसे ऑप्शन में दिए हुए हैं। जो मेरा तरीका है मैंने आपको बताया ही है कि जब एक सिर्फ प्रश्न का उत्तर मत रटा करो। जैसे मान लो यहाँ पर दिया हुआ है, प्रश्न संख्या है, काल का निम्न में क्या अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो इसने कहा है कि अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो आपको पता चलता है कि काल का मतलब मृत्यु है, काल का मतलब अवसर है, काल का मतलब समय है, यानी ये 3 तो इसके क्या हो गए, अनेकार्थी। अब यहाँ पे इच्छा आ गया, तो ये इसका अनेकार्थी नहीं है। तो आपको याद जब करना है तो इस वाली बात को लेके चलना है, सिर्फ ये नहीं करना कि काल का अनेकार्थी नहीं है इच्छा। आपको ध्यान रखना है कि ये कौन कौन से तीनों जो हैं इसके अनेकार्थक शब्द है। ऐसे ध्यान करते हुए ये प्रश्नोत्तर कर लेना। ये प्रश्नोत्तर कर लेंगे तो आपको ना एग्जाम में ज्यों के त्यों मिलेंगे। अब सवाल उठता है कि अनेकार्थक शब्द आपको एक चीज के लिए और करने हैं, और वो चीज क्या है, वो चीज है आपके अलंकार। जब आप अलंकार पढ़ते हैं और अलंकार में आप कई सारे उदाहरण करते हैं, जैसे श्लेष अलंकार के, यमक अलंकार के, वक्रोक्ति अलंकार के, ठीक है, विरोधाभास अलंकार के। तो ये ऐसे अलंकार हैं हमारे जिनमें अनेकार्थक शब्द की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो अनेकार्थक शब्द अगर आपको पता होते हैं, आपने याद किए होते हैं, तो आसानी से आप अलंकार का अर्थ भी, जब शब्द आया तो आपको पता चल जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर शब्द दिया है हरि, हरि शब्द दिया है। अब ये आपका, जब आप अलंकार की पंक्तियां पढ़ते हैं तो वहां पे आता है हरि शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ लिए जाते हैं। ऐसे ही सुबरन शब्द है, सुबरन शब्द आपके अलंकार में आता है, इसके 3-4 अर्थ होते हैं। इसका अर्थ होता है शब्द, इसका अर्थ होता है सुनहरा, इसका अर्थ होता है सोना, इसका अर्थ होता है स्त्री। तो जब आप पढ़ते हैं वहाँ पर श्लेष अलंकार, तो उसमें एक पंक्ति आती है कि सुबरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। तो अगर आपको सुबरन शब्द का अर्थ पता है तो आप आसानी से
जान लेंगे, यानी आपने अगर इसके अनेकार्थक शब्द याद किए हुए हैं तो ध्यान दीजिए। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो ये पहला ही सेट है, आपका पहला सेट है, और पहले ही सेट में अगर आपने देखा होगा सुबरन, उर्वशी, पट, लहर, सारंग, अंबर, अक्षर, बेला, अमृत, गौ, खल, ये सब आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ ये आपके अलंकार के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। बहुत काम किया गया है इस पर। जैसे आप किताबों को देखते हैं तो किताबें जो आपको लिख कर देती हैं शब्द, वो ऐसे देती हैं कि ऐसे शुरू किया, फिर ए के बाद आ, फिर ई, फिर ऊ, फिर क, ख, ग, घ, वो अपने शब्दों को ऐसे रखते हैं इस क्रम से। तो उसमें आप कहाँ तक खोजें, क्या करें। लेकिन ये किताब मैंने तैयार की है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। जितने भी उत्तर भारत के जो ये 9 राज्य हैं जिनमें हिंदी का एग्ज़ाम पेपर होता है, वहाँ सबके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए ही जितनी ये जो हमारी शब्दावली बुक है, इसके हर चीज़ को मैंने वैसे ही सेट करने की कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे सेट में रखा है, ताकि आपके एग्ज़ाम में आप जैसे पहला, दूसरा, तीसरा याद करते हैं अक्सर, तो आप उसको याद कर लें और आपके एग्ज़ाम में वो कम समय में, कम मेहनत में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके। ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, मैं सिर्फ अपनी क्लास में ही बताती हूँ। याद रखना, ये बताओ सबको कि मैडम की क्लास ले लो, मैडम की किताब पढ़ लो, लेकिन ये चीज़ जो फैक्ट बता रही हूँ कि अगर आपको कम से कम पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने हैं तो उनमें इन चीज़ों को रटना है। यानी रटना किन चीज़ों को, वो आप लोगों को बता रही हूँ, वो सबको मत बताना। अब जैसे सेट 1, सेट 2, ये आपका जो अनेकार्थक है, इसमें पहले सेट 5 तक याद कर लेना, 4 तक याद कर लेना, एग्जाम में मिल जाएंगे। इसके बाद हमने पढ़ा यहाँ पर जो पर्यायवाची, तो देखो पर्यायवाची भी आप लोगों को दिया है मैंने, उसमें भी ठीक वैसे ही है। अब आप जैसे ये विलोम शब्द देखेंगे, विलोम शब्द में कुछ ज़्यादा भी सेट हैं और पहले कुछ कम दे रखे हैं, फिर बाद में दिए हैं। तो ये पहले जो दिए हुए हैं ना, सेट 1, सेट 2 करके, इनको याद कर लेना। ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहले 6-7 विलोम शब्द के, ठीक है। पर्यायवाची देखो ये तो कुछ अलग हैं, ये दिया है ना अन्य महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। ये तब आपको पढ़ना है जब आप इससे पहले ये यहाँ तक पूरा पढ़ लो, यहाँ तक आपने पूरा पढ़ लिया और फिर भी आपका मन मचलता रहे कि नहीं मुझे कुछ और भी पढ़ना है, तब वो आप एक्स्ट्रा पढ़ना। नहीं तो अगर आप कम पढ़ के ज़्यादा याद करना चाहते हैं, ज़्यादा हासिल करना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा मुझे याद नहीं रहता, तो ये जो पहले सेट हैं, पहले सेट में जो मैंने दिए हुए हैं शुरुआत में, जैसे ये सेट है अभ्यास सेट 1, इसमें आपको एक अच्छी तरह से दिया है, सारे जो इम्पोर्टेंट हैं उनको आगे रखा गया है ताकि आप आसानी से ज़्यादा याद कर सके, ठीक है। तो ये पर्यायवाची आपको सारे फिर यहाँ से याद करने हैं। तो हमने जो आज पढ़ा पर्यायवाची, अनेकार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, इनको सबका अभ्यास आपको करना है। जैसे आज आपको एक क्लास दी गई होगी अनेकार्थक शब्द की शायद, तो उसमें मैंने बताया है, पढ़ाने की कोशिश की है कैसे करना है, तो वही उन्हीं क्लासेस के साथ अपना डेली अभ्यास करना है। चलो तो फिर उन्होंने बोला था ना कि रिकॉर्ड है या नहीं है। देखो पहली चीज़ तो ध्यान देना चाहिए कि आप लोगों को ये ध्यान देना है कि मैडम पढ़ा कैसा रही हैं। ये रिकॉर्डिंग है, लाइव है या जैसी भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका फोकस होना चाहिए कि आप जो इस समय पढ़ रहे हैं वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, और आपके एग्ज़ाम के लिए क्या ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि निधि मैडम लाइव पढ़ा रही हैं या रिकॉर्ड करके पढ़ा रही हैं, ठीक है। तो ऐसे कभी चीज़ें नहीं, मेरा एक उद्देश्य रहता है कि बस मैं आप लोगों को कैसे वो सारी चीज़ें याद करा दूं जो मुझे याद हैं, जो मुझे पता है हिंदी में, वो मैं सोचती हूँ कि मैं सारी चीज़ें आपको समझा दूँ, आपके दिमाग में घुसा दूँ, बिल्कुल एकदम से फिक्स कर दूँ आजीवन। ये नहीं कि एग्ज़ाम तक के लिए, मैं चाहती हूँ कि आप अपने पोती पोते को खुद पढ़ाएं बैठ के, उतना याद रखना है आपको। तो वो कैसे याद रखना है, जब आप मुझे गौर से सुनेंगे, ध्यान से, केवल और केवल हमारी क्लास पर फोकस करेंगे, इधर उधर की बातों पर नहीं। तो चलिए फिर आज की क्लास इतनी ही करते हैं, तो आज के लिए इतना ही करते हैं।